प्रिय विद्यार्थियों, टीम प्रिंस तारानगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इससे पूर्व के वीडियो जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस पर जाकर के आप जो है इससे पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम छंद की। इससे पहले की क्लास में हमने छंद के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ा कि भी छंद कहते किसे हैं, क्या परिभाषा होती है, इसके अंग कितने होते हैं। तो छंद के हमने 6 अंग पढ़े कि छंद के 6 अंग होते हैं और उन 6 अंगों में हमने वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक और इनके बारे में हमने सामान्य तौर पर जानकारी प्राप्त की। अब हमने जो है वो वर्ण के बारे में, पहला जो इसका अंग है छंद का वर्ण के या मात्रा के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे। और उसमें हमने 2 नियम पढ़े थे। पहला कि आधा वर्ण जहाँ भी होगा वहाँ उससे पहले वाला जो है वो गुरु हो जाएगा। दूसरा हमने आधे से ही संबंधित पढ़ा कि कुछ ऐसे, क्योंकि छंद जो है वो उच्चारण को ध्यान में रख कर के मात्राओं का ज्ञान करवाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो कि यहाँ पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु होगा, लेकिन उससे अगर उच्चारण करें हम तो उच्चारण के आधार पर पहले वाला गुरु वर्ण नहीं हो पाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे एक शब्द है कुम्हार। अब कुम्हार शब्द में अगर हम मात्रा लगाएं तो पहले नियम के अनुसार इस पे लघु मात्रा, और इसके बाद यदि आधा वर्ण है या स्वर रहित व्यंजन है तो हम इसको गुरु कर देते हैं, यानी ये गुरु हो जाता है। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि उच्चारण के आधार पर तो ये मैं जो है वो इसमें न मिल कर के इसमें मिल जाता है को आधा कर देता है। ये इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये कुमार पढ़ा जाता है, कुम्हार, तो मैं ज़्यादा आता है, इसलिए ये लघु, गुरु, लघु, इस प्रकार से इसमें मात्राएं आती हैं। तो ये 2 नियम हमने इसमें पढ़ लिए थे। तीसरा नियम जो है वो ये कहता है कि जहाँ पर संयुक्ताक्षर होंगे उससे पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाएगा। तो संयुक्त अक्षर जहाँ भी होंगे उससे पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये, तो अगर पहले नियम के आधार पर देखें तो वही बात यहाँ आती है। क्यों? क्योंकि संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो भी 2 से मिलकर के बने हुए होते हैं, और 2 से मिलकर के बने हैं इसलिए एक उसमें आधा होता है और एक पूरा होता है। तो आधा जो है वो अपने से पहले वाले में मिल जाएगा। जैसे नाम अपन देखें अक्षय। अब अक्षय नाम है, इस पे अगर हम मात्रा लगाएं तो ये मात्रा लगनी चाहिए लघु, 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 लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ जो है वो संयुक्त अक्षर है। ये अक्षय जो है वो संयुक्ताक्षर में से है। अक्षय, त्रय, ज्ञ, ध्य, श्रय, ये संयुक्त अक्षर है। तो इसलिए ये अक्षर से पहले वाला वर्ण जो है वो गुरु हो जाएगा, यानी संयुक्त अक्षर से पहले वाला क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो इसके ऊपर मात्राएं कैसे लगेंगी, गुरु, लघु, लघु, इस क्रम में इसके ऊपर मात्राएं लगेंगी। ये तीसरा नियम कहता है। इसी प्रकार से नियम नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि जहाँ पर भी रै ऊपर लगा हुआ हो या नीचे हो, ये जहाँ भी होंगे इससे पहले वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। जैसे कर्म। अब इसके ऊपर अगर हम मात्रा लगाएं तो इस पे लघु और इस पे लघु, लेकिन नहीं, यहाँ इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, गुरु हो जाएगी। इस प्रकार से ये है। और उसके बाद में जहाँ भी अनुस्वार या अनुनासिक होगा या विसर्ग लगा हुआ होगा तो वहाँ उससे पहले वाला वर्ण भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये भी नियम कहता है कि अनुस्वार और अनुनासिक वाला जो है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। जैसे अतः है तो ये जो है ये गुरु हो जाएगा इस प्रकार से। या अंत है
तो ये गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से ये लघु गुरु की बात आती है कि गुरु किस प्रकार से हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन छठे नियम की, और छठा नियम ये कहता है कि जहाँ पे चंद्र बिंदु होगा तो चंद्र बिंदु से मात्रा कोई भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, यानी चंद्र बिंदु से मात्रा प्रभावित नहीं होगी। चंद्र बिंदु जहाँ भी होगा उससे किसी भी प्रकार से मात्रा प्रभावित नहीं होगी। जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही होगा। जैसे चांद है तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी है तो इससे मात्रा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, जैसी है वैसी की वैसी। यानी गुरु लघु आना है तो यहाँ इसी प्रकार से ही आएगा, इससे किसी भी प्रकार से मात्रा प्रभावित नहीं होगी। ये आती है बात वर्ण और मात्रा की। उसके बाद में नंबर 2 पे है चरण। नंबर 2 पे आता है चरण, नहीं, नंबर 2 पे लेते हैं अपन गण। अब देखिए गण विधान जो है, गण बनता है 3 वर्णों से। अब इसको ध्यान में रखने के लिए, गण बनाने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि गण बनते कैसे हैं। और ये गण जो है वो वर्णिक छंद जो होंगे, वर्णिक छंद में ही काम में आएंगे, ये मात्रिक छंद में नहीं आएंगे। गणों का विधान जो है वो वर्णिक छंद में ही काम में लिया जाएगा, मात्रिक छंद में नहीं। इसलिए ये गण विधान जो है अपन सीखते हैं कि किस प्रकार से गण विधान होता है। तो इसके लिए हमें एक लाइन जो है, एक सूत्र याद करना पड़ेगा। वो क्या है? य मा ता रा जय भा ने से ले गा। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इस लाइन को हमें याद करना पड़ेगा। य माता राज भान सलगा, यानी यह माता राजभान सलगा, इस लाइन को हमें याद करना पड़ेगा। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा जो है उसको हम याद करेंगे तो उसके बाद में ही हम यह माता राजभान सलगा। अब इससे हम गण विधान करेंगे तो गण जो है वो 3-3 का हम जोड़ा बनाएंगे, और 3-3 का जोड़ा जब बनेगा तब गण विधान पूर्ण होगा हमारा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यह माता, पहला जो है वो हमारा बनेगा गण यह माता का। और इसमें ये होता है कि गण का नाम जो है वो इसके पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। तो ये पहला वर्ण है यह, तो पहला वर्ण है हमारा यह, तो इसके आगे गण जोड़ दो, यह गण, ये यगण। यगण जो है वो पहला हो गया। और यगण में क्या आएगा? तो यगण में आएगा यह माता। क्या आ जाएगा? यह माता, यह माता आ जाएगा। उसके बाद मात्राओं की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर मात्राएं किस क्रम में लगेंगी? तो यह पे लगेगी लघु, इस पे गुरु, इस पे गुरु। तो मात्राएं ये हो जाएंगी लघु गुरु गुरु। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर पे हमारे बनेगा मगण, और मगण में 3 कौन कौन सी हो जाएगी? मा ता रा, ये दूसरा हो गया। इसको नाम दे देंगे अपन पहले वर्ण के आधार पे मैं, और आगे जोड़ देंगे गण, ये हो गया मगण। और मगण में क्या हो जाएगा? मा ता रा, माता रा। और मात्राएं हो जाएंगी गुरु गुरु गुरु। गुरु क्यों हुई? क्योंकि माँ पे भी गुरु, ता पे भी गुरु और रा पे भी गुरु, इसलिए गुरु गुरु हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो गण बनेगा वो बनेगा ता रा जय, ये तीसरा बन गया ता रा जय। इसको नाम दे देंगे हम तगण, तय गण, तगण। और क्या हो जाएगा? ता रा जय, ताराज हो जाएगा। और मात्राएं क्या लगेंगी? गुरु गुरु लघु, यानी गुरु गुरु लघु, ये मात्राएं लग जाएंगी। उसके बाद चौथा गण क्या बनेगा? चौथा गण बनेगा अपने रा जय भा। चौथा बन गया रा जय भा। इसको नाम दे देंगे हम रगण, रगण। और हो गया रा जय और भा, राजभा। और मात्रा क्या लगेंगी? गुरु लघु गुरु,
इस प्रकार से इसके ऊपर मात्राएं लग जाएंगी, गुरु, लघु, गुरु। और पांचवा जो गण बनेगा वो क्या बनेगा, जय भा ने, पांचवा बन जाएगा जय भा ने। तो इससे नाम दे देंगे हम जगण और हो जाएगा जय भा ने, जभान। और मात्राएं क्या लगेंगी, लघु, गुरु, लघु। आप इसमें साथ साथ में मात्राएं लगाने की कोशिश करें। मात्राएं जो अपने पीछे वर्ण और मात्रा के अंदर हमने सीखा था कि मात्राएं किस प्रकार से लगेंगी, तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री जहाँ होगा वहाँ लघु लगेगी, और इसके बाद जो भी वर्ण बच गए उनके ऊपर गुरु लगेगी। तो ये पांचवा बन गया ग्रुप। उसके बाद में हम बात करते हैं जबान के बाद अगला बनता है हमारा भा ने से। छठा जो है वो बन जाएगा भा ने से। इसको नाम दे देंगे भै ग ने, भगण। और भगण में क्या बन जाएगा, भा ने से, भानस। और भानस में मात्राएं क्या लगेंगी, गुरु, लघु, लघु। इस प्रकार से मात्राएं लगेंगी इसके ऊपर, गुरु, लघु, लघु के रूप में। और उसके बाद सातवां जो है, सातवां बनेगा अपने, भानस हो गया। अगला बन जाएगा न से ल, ये सातवां हो गया नस्ल। और इसको नाम दे देंगे हम न ग ण, नगण। और क्या बन जाएगा, न से और ल। और तीनों ही लघु हैं तो मात्राएं लगेंगी लघु, लघु, लघु। इस प्रकार से इसके ऊपर मात्राएं लगेंगी। फिर आठवां बनेगा अपने क्या, से ल गा, सलगा। आठवां क्या बनेगा, सगण। इसको नाम दे देंगे हम से ग ण, सगण। और से ल गा, सलगा। मात्राएं क्या रहेंगी, लघु, लघु, गुरु, ये मात्राएं रहेंगी। तो अब उसके बाद दो रह गए हमारे शेष। और हमने शुरू में आपको बताया कि 3 से गण बनेगा, यानी 3 होंगे तभी गण बनेगा। अगर 3 नहीं है तो वो गण नहीं बन पाएगा, पूर्णतः गण नहीं बनेगा। तो इसलिए इन दोनों को हम अंतिम में छोड़ देते हैं और इसको कह देंगे लय से हो जाएगा लघु और गा वाला हो जाएगा गुरु। यानी ये हो गया लघु, ये हो गया गुरु। तो 8 गण जो है वो हमारे बन जाते हैं। यानी गण हमारे सामने कितने आ गए, 8 बन गए। इनको बना करके देखें आप, जब इसको सीखेंगे तब इस सूत्र से आप इसको सीख सकते हैं। 3-3 के जोड़े बना करके आप अगर अभ्यास करके इसको लिखेंगे तो ये पूर्णतः आपके समझ में आ जाएगा। यानी य मा ता, पहला ये बन गया, दूसरा मा ता रा बन गया, तीसरा ता रा जय, चौथा रा जय भा, पांचवा जय भा ने, छठा भा ने से, फिर ने से ल, फिर से ल गा। इस प्रकार से ये 8 हमारे सामने जो है वो गण बन जाते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। यानी ये 8 गण जो है वो बन जाते हैं। यगण में य माता यानी लघु, गुरु, गुरु। मगण में मा ता रा यानी गुरु, गुरु, गुरु। और तगण में ता रा जय यानी गुरु, गुरु, लघु। और रगण में रा जय भा यानी गुरु, लघु, गुरु। और जगण में जय भा ने यानी लघु, गुरु, लघु। और भगण में भा ने से यानी गुरु, लघु, लघु। और नगण में न से ल यानी लघु, लघु, लघु। और सगण में से ल गा यानी लघु, लघु, गुरु। इस प्रकार से ये जो है वो गण विधान हो जाता है। यानी गण जो है वो इस प्रकार से हम जो है वो बना सकते हैं। और गण सीखने के बाद में इस प्रकार से जो है वो गण विधान होगा। यानी गण जो है वो 3 वर्णों के समूह से गण बनता है। 3-3 वर्णों को हम इसमें लिखेंगे और गण विधान जो है वो पूरा बनाएंगे। फिर 3 नंबर पे आता है हमारा चरण। यानी 1 नंबर वर्ण और मात्रा, छंद के अंग पढ़ रहे हैं हम। 1 नंबर पे था वर्ण और मात्रा, 2 नंबर पे गण और 3 नंबर पे आता है चरण। 3 नंबर पे तीसरा जो अंग है वो है चरण। वैसे चरण पद या पैर, छंद के जो पद होते हैं वो ही चरण कहलाते हैं। और चरण जो है वो छंद का जो चौथा भाग होता है वो चरण कहलाता है। यानी छंद जब बोला जाता है तो ऐसे 1, 2, 3, 4 ये 4 चरणों का होता है।
और 4 चरण हो गए। इसमें से जो है 2 सम चरण होते हैं और 2 विषम चरण होते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, अब 1 और 3 तो विषम हो गए और 2 और 4 क्या हो जाएंगे, सम चरण हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है वो चरण यानी छंद के पैर जो हैं वो चरण कहलाते हैं और चौथे भाग को, छंद के चौथे भाग को चरण कहा जाता है। चरण के बाद में चौथे नंबर पे आता है यति। अब यति की अगर हम बात करें तो यति का मतलब होता है ठहराव या रुकना, यानी छंद को गाते समय या पढ़ते समय जहाँ जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ भी ठहराव होता है, जहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें, जैसे किसी भी एक दोहा बोलता हूँ मैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो रहीमन धागा प्रेम का, अब पहली यति यहाँ जो है का पे हुई है, फिर रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, अब दूसरी यति यहाँ हो रही है, टूटे से फिर ना मिले, यहाँ यति हो रही है, मिले गांठ पड़ जाए, यहाँ यति हो रही है। तो ये रुकना या ठहरना जो है वो क्या कहलाता है, यति कहलाता है। उसके बाद में 5वां आता है गति, यानी छंद गति या लय, यानी छंद को गाया जाता है, उसके गाने की जो गति है, उसको पढ़ने की जो गति है या उसकी लय जो है उसको गति या लय कहा जाता है। यानी कोई भी छंद जो होता है, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि छंद जो है उसका प्रमुख कार्य यही होता है कि वो किसी भी काव्य को जो है वो उसमें संगीतात्मकता या संगीत पैदा करता है, यानी उसमें लय पैदा करता है, लयता डालता है। यानी दोहा छंद है तो उसकी एक विशेष राग, एक विशेष गति, एक विशेष लय होती है, उसके आधार पर उसको गाया जाता है। जैसे दोहे छंद की बात करते हैं अपन, इसी को जो मैंने अभी उदाहरण बताया आपको, रहीमन धागा प्रेम का, इसको अगर गति और लय के साथ देखें तो कैसे इसको पढ़ा जाएगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए रहीमा। अब देखो यहाँ ये जो इसको गाया गया है, ऐसे ही हनुमान चालीसा है, उसके अंदर भी जो है वो चौपाई छंद होता है, दोहा चौपाई छंद, तो उसके अंदर भी उसको रागात्मकता, संगीतात्मकता पैदा करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये चौपाई छंद की है और इससे पूर्व जो है हमने दोहा छंद गाया। तो ये गति और लय जो है, इसको, इस छंद का प्रमुख कार्य यही होता है कि इसमें रागात्मकता या लय जो है वो डालना, और अंतिम जो आता है वो होता है तुक। तुक क्या है? ये जो है वो किसी भी जो चरण है उसके चरणांत के अंदर ध्वनि साम्य होना, यानी ध्वनि साम्य होना, वर्णों के अंदर जो समानता होना, अंतिम वर्ण जो हैं वो क्या होंगे, एक जैसे आएंगे, उनकी तुक मिलेगी। अब इसको अगर हम समझें सामान्य तौर पर तो आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि आपने शेर और शायरी के बारे में पढ़ा होगा। शेर और शायरी, देखो शेर और शायरी में क्या अंतर होता है। शेर जो होता है उसमें तुकबंदी नहीं होती है, उसमें ये तुकबंदी नहीं मिलेगी, उसके अंदर अर्थ गंभीर मिलेगा और तुकबंदी नहीं होगी। जैसे कौन कहता है कि किस्मत हाथों की लकीरों के अंदर छिपी हुई होती है, किस्मत तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अब इसमें तुकबंदी नहीं है कहीं भी, लेकिन इसका अर्थ गंभीर है। ऐसे ही वो आए हमारे दर पे और वादा कर गए 5वें दिन मिलने का, कमबख्त उन्हें क्या पता था कि ज़िंदगी 4 दिन की होती है। तो यहाँ तुकबंदी न होते हुए भी अर्थ गंभीर है, ये शेर है। और शायरी क्या होती है? शायरी के अंदर ये तुकबंदी होती है, तुकबंदी होगी उसके अंदर। जैसे ज़िंदगी जीना इतना ज़रूरी नहीं जितना जीने का अंदाज ज़रूरी है,
जीवन में हो लाखों गम मगर चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। तो जरूरी है ये तुकबंदी हुई है अंतिम वर्णों के अंदर, यानी ध्वनि साम्य हुआ है। ऐसे ही हनुमान चालीसे में हमने देखा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश की तिहुलोक उजागर, सागर उजागर, तो ये तुकबंदी हो रही है, तो ये इसको हम कहते हैं तुक। तो इस प्रकार से ये छंद के प्रमुख 6 अंग थे जिनको हमने समझा। 6 अंग जो है वो छंद के माने, जिसमें वर्ण और मात्रा, गण, चरण, यति, गति, तुक, ये छंद के जो है वो प्रमुख 6 अंग थे। आगे की कक्षा के अंदर हम छंदों के भेद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो छंदों को विस्तारित रूप से करेंगे। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टीम प्रिंस तारानगर यूट्यूब चैनल पर आप हमारे वीडियो जो है वो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इससे पहले के वीडियो यदि आपको देखने हैं, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनको आप जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चैनल पर जाकर के इससे पूर्व के वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।